नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड सीबीटी बेस्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को ऐसे प्रश्न बताने के लिए जा रहे हैं सोशल स्टडी से, जो कि आपके सिलेबस पर आधारित है और 100% इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और ये मॉडल पेपर 4 है। इससे पहले हम आप सभी को सोशल साइंस से 3 मॉडल पेपर का ऑलरेडी क्लास करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये क्लास अगर आप कर लीजिएगा तो उसके बाद जा कर के एक एक करके तीनों क्लास ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ भी आपको 100% इम्पोर्टेंट प्रश्न हम बताए हैं। तो चलिए आज की इस मुख्य सेशन में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस पर विजिट किए हैं तो इस चैनल को अभी ही आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आप सभी के लिए पहला प्रश्न है, भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है। ऑप्शन है दोस्तों तीसरे हिस्से के बराबर, बी में दोस्तों 5वें हिस्से के बराबर, सी में दोस्तों 7वें हिस्से के बराबर और डी में दोस्तों 10वें हिस्से के बराबर। आप सभी याद रखिएगा, जब भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है, तो आप लोग याद रखिए दोस्तों 5वें हिस्से के बराबर है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और आपके सिलेबस पर आधारित है। आप सभी याद रखिएगा, ऑप्शन में दोस्तों सोलो मॉडल, बी में दोस्तों डोमर मॉडल और सी में दोस्तों रोबिन्स मॉडल और डी में दोस्तों महालनोबिस मॉडल। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आधारित थी वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पे बोल रहे, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन में दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को, ऑप्शन बी में दोस्तों एस स्वामीनाथन को, सी में दोस्तों GS खुश को और दोस्तों डी में BP पाल को। दोस्तों ये तो अभी यहाँ पे विश्व की बात हो रही है, ठीक है। भारत की अगर बात करें तो एस स्वामीनाथन को कहा जाता है हरित क्रांति के जनक, ठीक है। अगर विश्व की बात अगर करें यहाँ पे दोस्तों आपके एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व में दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को जो है ना हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। किसको दोस्तों? नॉर्मन बोरलॉग को। तो इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको ए हो जाएंगे। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में तो एस स्वामीनाथन को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए प्रश्न यहाँ पे, पीली क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन है दोस्तों गेहूं उत्पादन से, बी में हल्दी उत्पादन से, सी में तिलहन उत्पादन से और डी में चना उत्पादन से। याद रखिएगा आप सभी, पीली क्रांति जो संबंधित थे वो मुख्य रूप से दोस्तों तिलहन उत्पादन से थे। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपको सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पे, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई। ऑप्शन में इलाहाबाद, बी में कोलकाता, सी में नई दिल्ली और डी में जयपुर। याद रखिएगा साथियों, भारत में जो पहली जूट मिल स्थापित किया गया था कोलकाता में स्थापित किया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपको बी हो जाएंगे। पूछे गए परीक्षा एग्जाम में पूछे गए ये प्रश्न है, देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप सभी के लिए, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। ऑप्शन में वित्त मंत्रालय के सचिव का, बी में गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का, सी में वित्त मंत्री का और डी में इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 1 रुपये के नोट पर जो हस्ताक्षर होता है वो मुख्य रूप से दोस्तों जो होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है, ठीक है। वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपको ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, गांधी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। ऑप्शन है दोस्तों प्रतिस्पर्धा पर, बी में न्याय पर, सी में राज नियंत्रण पर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा साथियों, गांधी अर्थव्यवस्था जो आधारित है मुख्य रूप से न्याय पर आधारित है। दोस्तों अगर आप लोग को ये PDF चाहिए तो यहाँ पे आप जो WhatsApp नंबर देख रहे हैं इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए। बहुत ही कम चार्ज में आपको बिहार जल टारगेट के द्वारा तैयार किया गया सिलेबस पर आधारित PDF प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम को 100% सफल बनाने में मदद करेगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसने किया। देखिए विलियम डिगबोई, बी में दादा भाई नेहरू जी, सी में एम जी रनाडे और डी में VKRV राव।
याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की जो गणना किया था, मापन किया था, वो दादा भाई नेहरू ने किया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपको बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है? ऑप्शन ए नीति आयोग, बी में वित्त मंत्रालय, सी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और डी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग याद, भारत की जो राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है वो मुख्य रूप से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपको सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख रहे हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए में 1 जनवरी 2014, बी में 1 जून 2014, सी में 1 जनवरी 2015 और डी में 1 जून 2015। याद रखिएगा, योजना आयोग को जो भंग कर नीति आयोग की स्थापना किया गया था वो मुख्य रूप से 1 जनवरी 2015 को ये जो है नीति आयोग अस्तित्व में आया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आप लोग दोस्तों नीति आयोग से संबंधित कुछ मापदंड समझ लीजिए जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। अब देखिए, संचालन इसका क्या होता है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल जो है इसका संचालन करते हैं। क्षेत्रीय परिषद की अगर बात करें तो विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्तियों, मुख्यमंत्रियों तथा राज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, अगर किसी क्षेत्र में किसी प्रकार के मुद्दा है तो नीति आयोग की तरह सभी राज्य के जो भी राज्यपाल है और मुख्यमंत्री है सब एक जगह बैठक करते हैं और इस पर बातचीत करते हैं। ठीक है, बातचीत करके जो निष्कर्ष निकलता है उन्हीं पर अब इस मिलजुल के काम करते हैं। तटस्थता की अगर बात करें इसमें तो तटस्थता का मतलब होता है अग्रणी अनुसंधान। ठीक है दोस्तों, तो ये सब होता है प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय परिषद के संगठन में 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अग्रणी अनुसंधान संस्थानों में बारी बारी से 2 पदेन सदस्य और देखिए पदेन सदस्यता प्रधानमंत्री द्वारा केंद्रीय परिषद के अध्यक्ष अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें अब देखिए नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसका जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है उसको दोस्तों भारत का सचिव जैसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। विशेष आमंत्रित प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ जो भी होते हैं उसको इसमें नियुक्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ तो आप समझ गए योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग क्यों बनाया गया? क्योंकि अगर देश में किसी प्रकार के मुद्दा है जो कि लगता है कि प्रधानमंत्री से अकेला नहीं संभाल पाएगा तो इसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल मिलकर के इसके तहत बैठक करते हैं और कार्य को सुलझाने का प्रयास करते हैं। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का अगर आधार आपको पूछे दोस्तों तो याद रखिएगा हेरोड डोमर मॉडल। ठीक है, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और इनमें से रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो याद रखिएगा, भारत में जो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, नीति आयोग का स्वरूप क्या है? ऑप्शन में सरकारी विभाग, बी में परामर्शदात्री संस्था, सी में स्वायत्त विभाग निगम और डी में दोस्तों एक मंत्रालय। तो याद रखिएगा, नीति आयोग का जो स्वरूप होता है वो मुख्य रूप से दोस्तों परामर्शदात्री संस्था होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन में 1949, 1950, 1951, 1952। यानी कि दोस्तों योजना आयोग का जो गठन हुआ था 1950 में होता है, इसलिए से राइट विकल्प ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, मध्य भोजन का आरंभ कब हुआ? तो याद रखिएगा दोस्तों 15 अगस्त 1995 को मध्यम भोजन का जो है आरंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको जितना भी प्रश्न बताएं 100% आपके सिलेबस पर आधारित है, इसलिए दोस्तों आप लोग जो इस सभी के सभी प्रश्नों को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और जिसको प्रैक्टिस सेट चाहिए पेड वाला वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मंगा सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट डे की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।